हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यूजीसी नेट, एमपी सेट, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी यूनिट 6 उपन्यास हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। गोदान। गोदान उपन्यास, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है गोदान। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। मुंशी प्रेमचंद, सबसे पहले हम जान लेते हैं मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ था, लमही वाराणसी के पास उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को वाराणसी में हुआ था। ठीक है, और 1936 ईस्वी में इनका जो मंगलसूत्र उपन्यास है वो अपूर्ण रह गया था, और इनका जो गोदान उपन्यास है ये पूर्ण उपन्यास में इनका अंतिम उपन्यास माना जाता है। गोदान मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा 1936 ईस्वी में लिखा गया अंतिम पूर्ण उपन्यास है। तो मंगलसूत्र इनका अपूर्ण उपन्यास था, लेकिन पूर्ण उपन्यास इनका गोदान था। गोदान पूर्ण हो चुका था, ये प्रकाशित भी हो चुका था। ठीक है, लेकिन 1936 में ये मुंशी प्रेमचंद जी इस दुनिया से चले गए थे। मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास गोदान की भूमिका देख लेते हैं। भूमिका है इसकी, यह उपन्यास भारतीय ग्राम समाज और परिवेश का सजीव चित्रण है। ये उपन्यास, इसकी भूमिका हम पढ़ रहे हैं। बस ये हमारे 2-3 शुरुआती जो गद्य विधाएँ हैं, उनमें थोड़ा-सा हाइलाइटेड कम मिलेगा, लेकिन आगे की विधाओं में आपको बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें देखने को मिल जाएँगी। तो भूमिका इसकी देखते हैं। ये जो उपन्यास है, वो भारतीय ग्राम समाज और परिवेश का सजीव चित्रण है। ये भूमिका में लिखा हुआ है। यह भारतीय किसानों के जीवन की त्रासद कथा है। पूछा जाता है कि कौन-सा उपन्यास है जो भारतीय किसानों के जीवन पर आधारित है? तो ये गोदान उपन्यास है। और इसमें एक त्रासद कथा है। त्रासद का मतलब है जो ट्रेजिक, यानी कि जो जिसका जो अंत होता है वो दुःख भरा होता है। इसमें किसानों के शोषण और उनकी दुर्व्यवस्था को भी दिखाया गया है। किसानों के शोषण को इसमें दिखाया गया है, और उनकी दुर्व्यवस्था, दुर्व्यवस्था यानी कि उनके साथ किस तरह की व्यवस्थाओं में वो फँसे रहते हैं अपने पूरे जीवन भर। ये जो उपन्यास है वो प्रगतिवाद, गांधीवाद और मार्क्सवाद का चित्रण करता है। गोदान उपन्यास प्रगतिवाद, गांधीवाद और मार्क्सवाद का चित्रण करता है। यह उपन्यास हिंदी उपन्यास के विकास का उज्ज्वलतम प्रकाश स्तंभ है। ठीक है, ये जो उपन्यास है गोदान उपन्यास, ये हिंदी उपन्यास के विकास का उज्ज्वलतम प्रकाश स्तंभ है। इसका जरूर याद रख लेना। ये सारी जो बातें हैं वो इसकी भूमिका में लेखक के द्वारा लिखी गई हैं। इसमें भारतीय किसानों के जीवन के समस्त संस्कारों से युक्त उनकी वर्तमान स्थिति का चित्रण है। ठीक है, इसमें भारतीय किसानों के जीवन के समस्त संस्कारों से युक्त उनकी वर्तमान स्थिति का चित्रण है। यह उपन्यास आदर्श और यथार्थ का सुंदर समन्वय है। ठीक है, गोदान उपन्यास आदर्श और यथार्थ का समन्वय चित्रण है। यह उपन्यास हिंदी के लोक भाषा विषयक सिद्धांत का समर्थन करता है। ये पूछा भी जाता है कि ये उपन्यास कैसा है, तो आदर्शवादी यथार्थवादी उपन्यास है। ठीक है, आदर्शवादी यथार्थवादी यानी कि दोनों का इसमें मिश्रण है। यह उपन्यास हिंदी के लोक भाषा विषयक सिद्धांत का समर्थन करता है। इसके बारे में जो विशेष तथ्य हैं उनको देख लेते हैं। इस उपन्यास को लिखने का काम प्रेमचंद ने साल 1934 में शुरू किया था, और साल 1936 में जाकर के यह पूरा हो पाया था। ठीक है, यानी कि 2 साल लगे इसको पूर्ण करने के लिए। इसका प्रकाशन हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय बंबई ने किया था। इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय बंबई में। इसमें प्रेमचंद ने किसी एक समस्या को उठाने की बजाय, कि कोई एक समस्या इसमें नहीं दिखाई गई है, बल्कि उस समय की तत्कालीन भारतीय समाज की लगभग हर समस्या को एक साथ इसमें उठाया गया है। इसीलिए इसे भारतीय जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। तो भारतीय जीवन का महाकाव्य किस उपन्यास को कहते हैं? तो ये गोदान उपन्यास को कहा जाता है। जरूर याद रख लेना इसको। आगे चलते हैं, इसके मुख्य तथ्य या सारांश देख लेते हैं। सेमरी और बेलारी में 5 मील का अंतर है। दोनों ही अवध प्रांत के गांव हैं। इसमें सेमरी और बेलारी 2 गाँव का ज़िक्र इसमें किया गया है। इसमें कुछ ग्रामीण पात्र और शहरी पात्र जो आते हैं, वो इन दोनों गाँव से आते हैं। एक कस्बा है और एक गाँव है। और दोनों ही अवध प्रांत के गाँव हैं, ये भी याद रख लेना है। स्वराज, स्वाधीन भारत और हंटर पत्रों का इसमें उल्लेख किया गया है।
ठीक है, स्वराज, स्वाधीन भारत और हंटर पत्रों का इसमें उल्लेख किया गया है। हंटर पत्रों का मतलब है जो हंटर पत्र, जो हंटर मतलब अंग्रेजी अंग्रेजी थे, ठीक है। सेमरी से लखनऊ 20 कोस की दूरी पर है। सेमरी से लखनऊ कितने कोस की दूरी पर है? तो 20 कोस की दूरी पर है, ये भी आपको याद रख लेना है। हजरतगंज और अमीनाबाद का भी इसमें उल्लेख किया गया है। इन 2 जगहों के नाम याद रख लेना। इसमें सेमरी बेलारी के साथ-साथ में लखनऊ, हजरतगंज और अमीनाबाद का भी उल्लेख किया गया है। राय साहब के घर पर दशहरे के उत्सव में धनुष यज्ञ नाटक में होरी जनक के मालिका अभिनय करता है। जो इसका मुखिया है, मुख्य पात्र है होरी। वो राय साहब के घर पर जब दशहरे का उत्सव मनाया जाता है, धनुष यज्ञ का उत्सव होता है, तो उसमें माली का अभिनय करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे है, मिस मालती अपनी बातों का भुलावा देकर ओमकार नाथ को शराब पिलवा देती है और 1000 रुपए का इनाम ले लेती है। मिस मालती, मालती इसमें एक पढ़ी लिखी शहरी लेडी है, ठीक है, और अपनी बातों में वो फंसा करके ओमकार नाथ, इसमें जो पात्र हैं इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ओमकार नाथ को शराब पिलवा देती है और 1000 रुपए का इनाम ले लेती है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने अलग रखा है इनको। पठान के वेश में डॉक्टर मेहता जाकर रुपए मांगते हैं और धमकी देते हैं कि रुपए ना मिले तो वे गोली चला देंगे। ठीक है, यानी कि जो नाटक हो रहा है होता है उसकी बात है ये। नाटक में क्या होता है कि डॉक्टर मेहता बंदूक लेकर के आते हैं और पठान के वेश में आते हैं, ठीक है, और वो धमकी देते हैं पैसे देने के लिए। होरी का बेटा है गोबर, ठीक है, होरी का एक बेटा है गोबर, जो कि लखनऊ भाग जाता है। लखनऊ भाग जाता है और वहीं पर जाकर के ये मिर्जा खुर्शीद के यहाँ पर नौकरी करने लगता है। ठीक है, गोबर लखनऊ में मिर्जा खुर्शीद के यहाँ पर नौकरी करने लगता है। होली के अवसर पर, वो होरी उसका नाम है, जरूर याद रखना है, और होली का त्योहार है। ठीक है, होली के अवसर पर गोबर गांव के मुखिया लोगों की नकल का अभिनय करता है। होली के अवसर पर जब वो अपने गांव आता है, तो वहां पर जो अभिनय करता है, नाटक होते रहते हैं गांव में, पहले अपने मनोरंजन के लिए लोग छोटे मोटे नाटक किया करते थे। तो होली के अवसर पर जब गोबर गांव के मुखिया लोगों की नकल करता है, जब वहां पर ये अभिनय किया जाता है, नाटक चल रहा होता है। मिस मालती गोबर को माली की नौकरी पर रख लेती है। वो पहले लखनऊ में नौकरी करता है, फिर चीनी मिल में भी नौकरी करता है, ठीक है, बाद में वो वहां से आ जाता है और मिस मालती के यहाँ पर माली की नौकरी करने लगता है। तो ये सीधे-सीधे क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हो, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं शॉर्ट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखो 20-25 पेज का ये पूरा उपन्यास है और इसको अगर आप पढ़ोगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए सारांश जो मेन-मेन चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। अंत में होरी को मृत्यु शैया पर जानकर सब धनिया से उसका गोदान करने को कहते हैं। यही शीर्षक इसमें इसलिए रखा गया है। अंत में जो होरी है अपना पूरा जीवन बेचारा कठिनाइयों से जूझता रहता है और जब वो एक दिन बिल्कुल घायल मतलब बेहोशी अवस्था में मूर्छित हो जाता है, तो सब वो समझते हैं कि अब तो ये जाने वाला है और मृत्यु शैया पर जान करके सब उसकी पत्नी से, उसकी पत्नी का नाम धनिया है, उसे गोदान करने को कहते हैं। गोदान यानी कि गऊ का दान, ठीक है? गाय का दान करने के लिए कहते हैं कि तुम अब गाय का दान कर दो। धनिया सूतली बेचकर इकट्ठा किए गए 20 पैसे, धनिया के पास कुछ भी नहीं है और वो मना करती रहती है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, गाय तो है नहीं, है ना? वो क्या करती है, धनिया सूतली बेचकर सूतली बेचती है। वो घर पर ही बेचारा अपना कुछ ना कुछ करती रहती है अपना घर चलाने के लिए और इकट्ठे किए गए थे उसके द्वारा 20 पैसे वह होरी के हाथ में रखकर दाता दीन से कहती है, दाता दीन गाँव का पंडित है, कि महाराज घर में ना गाय है, ना बछिया, ना पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है, और पछाड़ खाकर गिर पड़ती है। ठीक है? ये इसका अंत होता है जो कि एक ट्रेजिक भरा हुआ है। ठीक है? आगे देखते हैं, ये इसका सारांश हमने पढ़ लिया है। ग्रामीण पात्र, सबसे पहले हम ग्रामीण पात्रों के बारे में पढ़ेंगे और उन्हीं से ही आपको पूरा जो इसका कथा है वो समझ में आ जाएगी। ग्रामीण पात्र देखते हैं, सबसे पहले होरी, ये धनिया का पति है, ठीक है? बेलारी गाँव का निवासी है, इम्पोर्टेंट है। सेमरी नहीं है बल्कि यहाँ पर बेलारी है, बेलारी गाँव का निवासी है होरी। सीधा-साधा एक गरीब किसान है, फसली बुखार से पीड़ित होता है, 3 जीवित बच्चे हैं उसके, गोबर, सोना और रूपा।
ठीक है, बच्चे तो उसके 6-7 हुए थे, 6 बच्चे थे शायद, लेकिन अभी 3 ही बच्चे हैं जो कि जीवित हैं। 2 भाई हैं उसके हीरा और शोभा, जो कि बाद में अलग हो जाते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। भोला से 80 रुपए की गाय उधार लेने की जुगत कर लेता है। 80 रुपए इसमें बिल्कुल सही है, 80 रुपए की वो गाय, क्योंकि गाय लेने का उसका एक बहुत बड़ा सपना है। वो एक गाय लेना चाहता है ना? किसान है, तो सीधी-सी बात है वो गाय का एक उसका सपना है ना? तो 80 रुपए की गाय उधार लेने की जुगत कर लेता है। ठीक है, किससे लेता है वो गाय? भोला से लेता है। आगे देखेंगे 5 बीघे का काश्तकार होता है। आपको कुछ किताबों में ये 3 बीघा भी देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें जो मूल किताब है उसमें 5 बीघा है, तो आपको यही सही करना है अगर दोनों आते हैं तो। ठीक है, 5 बीघे का काश्तकार होता है। राय साहब के घर पर दशहरे के उत्सव में धनुष यज्ञ नाटक में होरी जनक के माली का अभिनय करता है। आगे धनिया, धनिया कौन है? होरी की पत्नी है। 6 संतानें थी उसकी, जो कि जिसमें से 3 मर चुकी हैं और 3 जीवित हैं, गोबर, सोना और रूपा। उपन्यास के आरंभ में उसकी जो उम्र है वो 36 साल की थी। वो सिलिया को अपने घर में शरण देती है। ठीक है, सिलिया को अपने घर में शरण देती है। ये छोटे-छोटे पॉइंट है, ज़रूर याद रख लेना। गोबर कौन है? होरी का इकलौता बेटा है। उपन्यास के आरंभ में उसकी जो उम्र है वो 16 साल है। भोला की बाल विधवा एक बेटी है जुनिया, उससे वो क्या करता है? प्रेम करता है। ठीक है, भोला की बाल विधवा बेटी है, जुनिया से प्रेम करता है। विद्रोही और असंतोष प्रवृत्ति का लड़का है, लखनऊ भाग जाता है जहाँ मिर्जा खुर्शीद के यहाँ पर नौकरी करता है। चीनी मिल की हड़ताल में गंभीर रूप से घायल हो जाता है। बाद में वो जब चीनी मिल में नौकरी करता है, तो वहाँ पर हड़ताल हो जाती है और उसमें वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। ठीक है, बाद में मालती के यहाँ पर माली की नौकरी करने लगता है। सोना होरी और धनिया की बड़ी बेटी है। सोना उम्र है उसकी 12 साल। उपन्यास के आरंभ की बात हो रही है, बाद में तो ये जो समय है वो काफ़ी उनका गुज़र जाता है ना? सोनारी के एक धनी किसान, ये इम्पोर्टेंट है। सोनारी गाँव के सोनारी गाँव के एक धनी किसान गौरी महतो के लड़के मथुरा, उस लड़के का नाम है। सोना का विवाह किसके साथ होता है? तो मथुरा के साथ होता है, जो कि गौरी मेहता का बेटा है और एक धनी किसान है। रूपा होरी की छोटी बेटी है। उपन्यास के आरंभ में इसकी उम्र केवल 8 साल की है। राम सेवक महतो से विवाह होता है इसका, जो कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति है। जो गोदान में जो होरी है, उसकी बड़ी बेटी की जो जब वो शादी करता है, तो उसके पास थोड़ा बहुत जो कुछ होता है वो उसमें वो लगा देता है। लेकिन बाद में उसके पास कुछ भी नहीं बचता है और इसी मुसीबतों के, इसी संकट की स्थिति में वो अपनी छोटी बेटी का विवाह करता है। उसके पास कुछ भी नहीं है देने के लिए और वे अधेड़ उम्र के व्यक्ति से अपनी बेटी का विवाह करवा देता है। ठीक है, झुनिया ये भोला की बेटी है, जो कि बाल विधवा है। गोबर के साथ उसकी शादी होती है, 2 बेटे पैदा होते हैं, चुन्नू मर जाता है और मंगल अभी जिंदा है। ठीक है, मतलब अब नहीं है, तब था। ठीक है, झुनिया भोला की बेटी, जरूर याद रख लेना। 2 बेटे हुए थे, गोबर के 2 बेटे थे, गोबर और झुनिया के 2 बेटे पैदा होते हैं, जिसमें से चुन्नू मर जाता है और मंगल रहता है। ठीक है, दाता दीन ये गांव में पशु चिकित्सक है। गांव में पशु चिकित्सक है कौन? दाता दीन। होरी ने इससे आलू बोने के लिए 30 रुपए उधार लिए थे। बेलारी गांव का इसे नारद कहा जाता है। नारद या पंडित कहा जाता है। बेलारी गांव का इसे, क्योंकि नारद इसलिए, क्योंकि जो आप समझते हैं जो महामुनि नारद थे, उनका नाम क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि उनके पेट में कोई बात नहीं रुकती थी, वो इससे जाकर कुछ कह दिया, उससे जाकर के कुछ कह दिया, ऐसा उनके बारे में कहा जाता है। तो दाता दीन भी बिल्कुल वैसे ही इंसान थे, है ना? और होरी ने इससे आलू बोने के लिए कितने पैसे लिए थे? तो 30 रुपए उधार लिए थे। माता दीन ये दाता दीन का पुत्र है। ठीक है, सिलिया चमारिन से इसका संबंध था। वही सिलिया चमारिन जिसे बाद में धनिया अपने घर में शरण देती है। दुलारी सहुआइन ये गांव में नमक तेल तमाकू की इसकी दुकान है। ठीक है, दुलारी सहुआन सहुआन की बेलारी गांव में नमक तेल तमाकू की यानी कि परचून की उसकी दुकान है। होरी ने बंटवारे के समय दुलारी से 40 रुपए लेकर भाइयों को दिए थे। रिश्ते में ये होरी की क्या है? भाभी है। ठीक है, इससे 40 रुपए उधार ले लिए थे। बेचारा इधर-उधर से कहीं न कहीं से इकट्ठा करके अपना काम चलाता रहता था। ठीक है, इससे 40 रुपए लिए थे और जब वो उनका बँटवारा हुआ था, उसके 3 भाई थे वो, तो अपने भाइयों को उसने दे दिए। गौन पात्र देख लेते हैं इसके। मंगरू साहू कौन है? होरी ने
बैल के लिए इससे 60 रुपए उधार लिए थे। ठीक है, बैल के लिए 60 रुपए उधार लिए थे। गांव का सबसे धनी आदमी है मंगरू साहू। पटेश्वरी लाल ये पटवारी है गांव का। गांव में पुण्यात्मा नाम से ये मशहूर था। पटेश्वरी लाल क्या है, पटवारी है और पुण्यात्मा नाम से ये मशहूर था। झिंगुरी सिंह ये गांव का सबसे बड़ा महाजन था। झिंगुरी सिंह गांव का सबसे बड़ा महाजन है। पंडित नोखेराम होरी से लगान के पैसे लेकर इनकार कर देता है। जो पंडित नोखेराम है ये होरी से लगान के पैसे लेकर इनकार कर देता है। सिलिया सिलिया क्या कौन है, पिता इसके हरकू हैं और माँ कालिया। ठीक है, माँ इसकी कालिया है और पिता हरकू है। पुत्र रामू निमोनिया से मर जाता है, माता दीन से प्रेम करती है। ठीक है, माता दीन का जिसके साथ संबंध था और ये पुत्र इसका रामू होता है जो कि निमोनिया से मर जाता है। भोला होरी के गांव से मिले हुए गांव का एक ग्वाला है। विदुर आदमी है। ठीक है, ये विदुर था यानी कि इसकी पत्नी मर चुकी थी। इसकी 3 संतानें थी। कामता बड़ा लड़का, जंगी छोटा लड़का और जुनिया इसकी लड़की थी। ठीक है, अपने गांव का मुखिया था। ये जो भोला है वो अपने गांव का मुखिया है। होरी की गाय की इच्छा देखकर उसे अपनी गाय दे देता है। होरी के साथ एक बार इसकी बातचीत होती है और जब ये देखता है कि उसकी गाय को देखकर यानी कि होरी की गाय लेने की बहुत बड़ी इच्छा है और होरी इससे वादा भी करता है कि वो उसे उसके बैलों के लिए भूसा दे देगा और उसकी शादी करवा देगा यानी कि दूसरा पुनर्विवाह उसका करवा देगा। ये उससे वो वादा करता है। तो भोला खुश होकर के अपनी गाय उसे दे देता है, ठीक है, बिना पैसे लिए। नौहरी ये भी विधवा है, भोला से दूसरा विवाह करती है। भोला से दूसरा विवाह इसमें इसका किया जाता है नौहरी का। हीरा ये होरी का भाई है। होरी की गाय को जहर देकर घर से फरार हो जाता है। होरी बेचारा कैसे कैसे एक गाय लेकर के आता है और हीरा उसी का भाई, होरी का भाई हीरा उसके गाय को जहर देकर मार डालता है और घर से फरार भी हो जाता है। और बाद में उस समय आता है जब होरी मृत्यु शैया पर पड़ा होता है। पुनिया कौन है, हीरा की पत्नी है। शोभा होरी का दूसरा भाई है। अंत में इसकी सारी जमीन जायदाद बिक जाती है। शोभा की सारी जमीन जायदाद जो बिक जाती है। दमड़ी बंसोर ये बांस के सौदे में होरी से इसकी मिली भगत थी, फिर धोखा दे देता है। बांस का जब सौदा होता है तो ये होरी से मिली भगत होती है इसकी, लेकिन बाद में होरी को धोखा दे देता है। दरोगा ये होरी की गाय के मरने पर तहकीकात के लिए आता है और रिश्वत मांगता है। होरी यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह के भ्रष्टाचार हमारे देश में उस समय पर थे। आज भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इतने ज्यादा नहीं है शायद, है ना। होरी के गाय के मरने पर ये तहकीकात करने आता है और रिश्वत भी मांगता है। शहरी पात्र देख लेते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शहरी पात्र सबसे पहले नाम आता है राय साहब अमरपाल सिंह। ये सेमरी गांव का निवासी है। जेठ के दशहरे के अवसर पर धनुष यज्ञ का आयोजन करता है। होरी से दंड वसूले जाने की खबर पाकर नौखेराम से पूरा धन मांगता है। उपन्यास के आखिर में राजा की पदवी इसी को मिलती है। जब इसे ये पता चलता है कि होरी को धोखा दिया गया है, पहले ही नौकेराम को वो धन दे चुका था, लेकिन उसने बाद में मना कर दिया, है ना। तो ये उसे दंड वसूले जाने की जब इसे खबर लगती है तो वो उसे पूरा धन वापस मांगता है। अच्छा आदमी है राय साहब अमरपाल सिंह, है ना। डॉक्टर मेहता डॉक्टर मेहता कौन है, ये यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के अध्यापक हैं। डॉक्टर मेहता धनुष यज्ञ के कार्यक्रम में पठान का रूप धरकर सबको आतंकित करते हैं। विमेन लीग में भाषण इन्होंने दिया था। फ्रांस की अकादमी ने उनकी रचना को शताब्दी की सबसे उत्तम कृति कहा है। ठीक है, अध्यापक हैं और साथ में लेखक भी हैं डॉक्टर मेहता। और इनकी जो रचना थी उसको शताब्दी की सबसे उत्तम कृति कहा है किसने, फ्रांस की अकादमी ने। मिस मालती कौन है, ये इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़ करके आई थी। मिस मालती इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़ करके आई थी। नवयुग की साक्षात प्रतिमा है ये। दो छोटी बहनें थी इनकी, सरोज और वर्दा। विमेन लीग की संस्थापक थी। वुमेन लीग की संस्थापक है मिस मालती। नगर कांग्रेस कमेटी की सभा नेत्री ये चुनी गई थी। राय साहब के यहाँ पर धनुष यज्ञ के कार्यक्रम में ओमकार नाथ को शराब पिलाने की शर्त स्वीकार करके इनाम जीत जाती है। मिर्जा खुर्शीद ये सूफी मुसलमान है जो बुड्ढों की कबड्डी का आयोजन करवाते हैं। ठीक है, मिर्जा खुर्शीद सूफी मुसलमान है, बुड्ढों की कबड्डी का आयोजन करवाते हैं। वेश्याओं के उद्धार के लिए
उनकी नाटक मंडली बनाते हैं। वेश्याओं के उद्धार उद्धार के लिए मिर्जा खुर्शीद के द्वारा नाटक मंडली बनाई गई है। कारोबार चौपट हो जाने पर राय साहब और अन्य मित्रों की मदद से लखनऊ में जूते की दुकान इन्होंने खोल ली थी। ठीक है, कारोबार इनका पहले चौपट हो गया था और फिर बाद में राय साहब और अपने दूसरे मित्रों की सहायता से इन्होंने लखनऊ में जूते की दुकान खोली थी, जिस पर गोबर काम करता था बाद में। मिस्टर खन्ना बैंक मैनेजर और शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। मिस्टर खन्ना के यहाँ भी जो गोबर है वो बाद में नौकरी करता है। ठीक है, बैंक मैनेजर भी है ये और शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। चीनी मिल में आग लग जाने से कंगाली में आ जाते हैं। इनकी जो चीनी मिल है वो उसमें आग लग जाती है और उसी में ही जो गोबर है वो भी घायल हो जाता है ना? और फिर बाद में वो अपने गाँव आ जाता है घायल होने के बाद और फिर गाँव में ही नौकरी करने लग जाता है, फिर कभी शहर नहीं जाता। तो चीनी मिल में आग लग जाने से कंगाली में आ जाते हैं। मिस्टर खन्ना की है ये शिष्टता इसके लिए दुनिया को ठगने का एक साधन थी, मन का संस्कार नहीं। मिस्टर खन्ना मतलब मन से तो मन में उनके में संस्कार बिल्कुल नहीं थे। बस शिष्टता का पालन इसलिए करते थे अपना काम निकालने के लिए दुनिया से। गोविंदी देवी मिस्टर खन्ना की पत्नी थी, कविता लिखने की शौकीन है ये। गौन पात्र देख लेते हैं। शहरी जो गौन पात्र हैं, ओमकार नाथ ये दैनिक पत्र बिजली के संपादक हैं, खुद को सिद्धांतों का पुजारी मानते हैं ओमकार नाथ। मिस्टर श्याम बिहारी तनखा वकील हैं, परंतु वकालत ना चलने के कारण बीमा कंपनी के ये दलाल बन जाते हैं। मिस्टर श्याम बिहारी तनखा वकील हैं, परंतु वकालत इनकी चलती नहीं है तो बीमा कंपनी के दलाल बन जाते हैं। कुछ ना कुछ तो करना ही है। चुनाव के समय उम्मीदवार खड़े करने का व्यवसाय करते हैं। चुनाव के समय में उम्मीदवार खड़े करने का व्यवसाय करते हैं। आगे है राजा सूर्य प्रताप सिंह राय साहब के मुकाबले चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं। राय साहब एक अच्छे इंसान हैं और उनको राय जानते हैं आप, राजा साहब की पदवी भी उन्हीं को मिलती है और सूर्य प्रताप सिंह उनके मुकाबले में चुनाव लड़ते हैं जो कि हार जाते हैं। चुईया ये लखनऊ में गोबर और जुनिया की पड़ोसी थी। ये चुईया कौन है? तो गोवर जब लखनऊ में रहता है अपनी पत्नी को भी साथ ले जाता है जुनिया को और वहीं पर उनकी पड़ोसन है ये चुईया जो उनकी काफी मदद करती है। सरोज मालती की बहन है। मेहता के भाषण में उनके स्त्री संबंधी विचारों का विरोध करती है। मेहता जब विमेन लीग में जब भाषण देते हैं तो वो मेहता जब भाषण देते हैं तो उनका जो स्त्री संबंधी जो विचार है उनका विरोध कौन करती है? तो ये सरोज करती है। ये भी इम्पोर्टेंट पता नहीं बहुत ही पूछा जाता है ये क्वेश्चन। प्रमुख उद्धरण देख लेते हैं। जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांव को सहलाने में ही कुशलता है। ये कहते हैं होरी धनिया से। जब दूसरे के पांव में पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई हो तो उन पांव को सहलाने में ही कुशलता है, नहीं तो मारे जाएंगे। ये होरी धनिया को समझाते हुए कहता है। हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई है, अकड़कर निभा नहीं हो सकता। ठीक है, दो कथन बिल्कुल एक जैसे हैं लेकिन ये पूछ लिए जाते हैं। होरी गोबर से कहता है ये वाली बात। पहले ये पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो सहलाने में कुशलता ये अपनी पत्नी को बताता है, अपनी पत्नी से बात बोलता है समझाते हुए। और अपने बेटे को समझाते हुए बाद में थोड़ा सा इसमें बदल देता है, अकड़ कर निभा नहीं हो सकता क्योंकि उसका जो बेटा है वो सबसे अकड़ करके चलता है। बड़े आदमियों की बातें कौन चलाए, वह जो कुछ करें सब ठीक है, उन्हें तो बिरादरी और पंचायत का भी डर नहीं। जुनिया गोबर से कहती है, यानी कि जुनिया जो पत्नी है गोबर की वो अपने पति से बोलती है कि बड़े आदमियों की बातें कौन चलाए, वह जो कुछ करें सब ठीक है, उन्हें तो बिरादरी और पंचायत का भी डर नहीं। हमें नहीं रहना है बिरादरी में, बिरादरी में रहकर हमारी मुकुत ना हो जाएगी। अब भी अपने पसीने की खाते हैं तब भी अपने पसीने की खाएंगे। ये कहती है धनिया होरी से। ठीक है, धनिया अपने पति से कहती है कि हमें नहीं रहना इस बिरादरी में, बिरादरी में रहकर हमारा गुजारा नहीं हो रहा है, हम मेहनत की खाते हैं, है ना? और कहीं बाहर अगर चले जाएंगे तब भी मेहनत की खाएंगे। नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है। परीक्षा गुणों को अवगुण बना देती है और सुंदर को असुंदर बनाने वाली चीज है, जबकि प्रेम अवगुणों को गुण बनाता है और असुंदर को सुंदर। ये मिस मालती कहती है किससे? मेहता से। ठीक है, मेहता से ये वाली बात है बोलती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आज संसार का शासन सूत्र बैंकरों के हाथ में है, सरकार उनके हाथ का खिलौना है। ये मेहता मिस्टर खन्ना से बोलते हैं। आज संसार का शासन सूत्र बैंकरों के हाथ में है, सरकार उनके हाथों का खिलौना बन चुकी है। ये मेहता कहते हैं किससे कहते हैं? मिस्टर खन्ना से कहते हैं,
जो कि चीनी मिल के मालिक थे। आश्चर्य अज्ञान का दूसरा नाम है, ये भी मिस्टर मेहता का कथन है। मुझे अब इस डेमोक्रेसी में भक्ति नहीं रही, जरा सा काम और महीनों की बहस। हाँ, जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए अच्छा सांग है। ये मिर्जा खुर्शीद कहते हैं। ठीक है, ये मिर्जा खुर्शीद का कथन है, जो कि वेश्याओं के उद्धार के लिए भी काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं। ये मुझे अब इस डेमोक्रेसी में भक्ति नहीं रही। डेमोक्रेसी किसे बोलते हैं? तो लोकतंत्र को बोला जाता है, जो कि हमारा देश है सबसे बड़ा। पुरानी बात भी आत्म बल के साथ कही जाती है तो नई हो जाती है। ये कौन कहते हैं? राय साहब कहते हैं। इन कथनों को आप अच्छे से याद कर लेना। नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है। परीक्षा ये दोबारा आ गया है, ये मालती मेहता से कहती है। आगे है, भगवान ने तो सबको बराबर ही बनाया है। यह बात नहीं है बेटा, छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं। संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। उन्होंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए हैं, उनका आनंद भोग रहे हैं। हमने कुछ नहीं संचा तो भोगें क्या? ये गोबर और होरी का संवाद है। ठीक है, होरी अपने बेटे से कहते हैं कि भगवान ने तो सबको बराबर ही बनाया है। ये बात नहीं है बेटा, छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं। संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। उन्होंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए हैं, उनका आनंद भोग रहे हैं। जब और हमने कुछ नहीं संचाया, यानी कि वो पिछले जन्मों का फल मानते हैं इस जन्म को। इसमें एमसीक्यू टेस्ट है, लेकिन अभी चलो इसको भी हम देख ही लेते हैं साथ में। एमसीक्यू टेस्ट है यहाँ पर। गोदान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ये है 1936 ईस्वी। गोदान उपन्यास में कुल कितने प्रकरण हैं? तो इसमें 36 प्रकरण है। 1936 में इसका प्रकाशन है, वर्ष है, और 36 इसमें प्रकरण है। गोदान उपन्यास का नायक का नाम क्या है? इनको आप बाद में दे सकते हो टेस्ट को। इसमें तो होरी है। ठीक है, होरी के गांव का नाम क्या था? तो बेलारी गांव था। उसका बेलारी और सेमरी गांव के बीच की दूरी कितनी थी? तो ये 5 मील है। भोला होरी से कितने वर्ष बड़ा था? जो भोला था वो होरी से कितने वर्ष बड़ा था? तो ये 10 वर्ष बड़ा था। होरी ने भोला से गाय कितने रुपयों में ली थी? तो 80 रुपए में ली थी। 1 मिनट, होरी ने भोला से गाय 80 रुपए की, वो जुगत तो कर लेता है लेकिन 20 रुपए में ले लेता है, बाद में 20 रुपए लेता है केवल भोला। होरी ने आलू बोने के लिए दाता दीन पंडित से कितने रुपए लिए थे? तो 30 रुपए लिए थे। ठीक है, दाता दीन जिसे गांव का नारद कहा जाता है, इससे 30 रुपए आलू बोने के लिए थे। गोदान उपन्यास गोदान उपन्यास में सभा चतुर आदमी किसे कहा गया है? जो गोदान उपन्यास है उसमें सभा चतुर की उपाधि किसको दी गई है? तो ये दी गई है राय साहब को। गोबर के काम से खुश होकर मिर्जा खुर्शीद ने उसे कितने रुपए में नौकरी पर रख लिया? गोबर के काम से खुश होकर मिर्जा खुर्शीद ने उसे 15 रुपए में अपने यहाँ पर नौकरी पर रख लिया था। होरी के गांव में पशु चिकित्सा का आचार्य किसे कहा जाता है? तो पशु चिकित्सक कौन थे? 1 मिनट, ये माता दीन नहीं थे बल्कि ये दाता दीन थे। ठीक है, दाता दीन अभी हमने ऊपर देखा था नहीं, पशु चिकित्सक भी थे और पंडित भी थे। होरी की पुत्री सोना का विवाह किस गांव में तय हुआ था? तो सोना का विवाह सोनारी में हुआ था। और किसके साथ इसका विवाह हुआ था? तो मथुरा के साथ हुआ था। उस लड़के का नाम क्या था? मथुरा था। इस जमाने में मोटा होना बेहयाई है, 100 को दुबला करके तब एक मोटा होता है, ऐसे मोटेपन से क्या सुख? ये कथन किसका है? तो ये होरी का है। ठीक है, इस जमाने में मोटा होना क्या है? बेहयाई है, 100 को दुबला करके तब एक मोटा होता है। होरी के पास अपनी कितनी जमीन थी? तो 5 बीघे का काश्तकार था वो। भोला के पुत्रों के क्या नाम थे? भोला के पुत्रों के नाम अभी हम ऊपर देख चुके हैं, कामता और जंगी था। ठीक है, जंगी और कामता। निम्न में से कौन सा कथन और उसका वक्ता सुमेलित नहीं है? बिन घरनी घर भूत का डेरा, ये होरी का कथन है। बिन घरनी घर भूत का डेरा, संपत्ति और सहृदयता में बैर है, ये राय साहब का कथन है। यह गृहस्थी का जंजाल है, सोने की हंसिया, ये भोला का जंजाल है। सॉरी, ये भोला का कथन है। ठीक है, ये गृहस्थी का जंजाल है, सोने की हंसिया। समाज व्यक्ति से ही बनता है, ओमकारनाथ, ये इसका गलत, ये सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से किस आलोचक ने गोदान को अप्रत्यक्ष रूप से समाजवादी रचना कहा है? तो ये कहा है हंसराज रहबर ने। इस आलोचक ने गोदान को अप्रत्यक्ष रूप से समाजवादी रचना कहा है, तो हंसराज रहबर ने कहा है। गोदान यदि मैं गोदान लिखता, इसके रचनाकार कौन है? गोदान यदि मैं लिखा तो ये डॉक्टर मुंशी प्रेमचंद ने
लेकिन डॉक्टर नगेंद्र का कथन है कि मैं अगर गोदान लिखता, है ना? ये इनका आलोचनात्मक एक ग्रंथ है। किसने प्रेमचंद को किसने प्रेम ग्रंथ क्या है? कथन है। किसने प्रेमचंद को कबीर के बाद दूसरा बड़ा व्यंग्यकार कहा है? तो ये कहा है रामविलास शर्मा जी ने। प्रेमचंद को कबीर के बाद दूसरा सबसे बड़ा व्यंग्यकार रामविलास शर्मा ने कहा है। किसने गोदान को वर्ग संघर्ष की कथा कहा है? तो ये इंद्रनाथ मदान और गंगा प्रसाद विमल। गंगा प्रसाद विमल और इंद्रनाथ मदान दोनों ने गोदान को वर्ग संघर्ष की कथा बताया है। इसने गोदान को वातावरणीय उपन्यास कहा है, तो राम खेलावन पांडे जी ने कहा है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला उपन्यास आ चुका है। इसमें 21 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। ठीक है? आपको अगर ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लेना यूट्यूब पर, ठीक है? और टेलीग्राम वगैरह जॉइन कर लेना। ऐप में ये आपको केवल जो